सभी प्यारे झारखंड के साथियों को अनुसर का नमस्कार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन बिल्कुल लगा हुआ है। यानी झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन पर हम लोग पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं, तो फिर आपको झारखंड पीजीटी के एग्जामिनेशन की भी प्रिपरेशन पूरी तरीके से करना चाहिए। जैसा कि मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, झारखंड पीजीटी स्पेशल सिलेबस है। स्ट्राइक पॉइंट होने क्या चाहिए, यानी किन किन पॉइंट्स पर आपको बहुत गहराई से विचार कर लेना चाहिए, उन सभी टॉपिक्स पर जो है आज हमारा डिस्कशन चलेगा। तो इन सभी डिस्कशन के साथ में आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर चाहते हैं कि जैसा कि मैंने झारखंड लैब असिस्टेंट पर भी वीडियो अपनी दी थी, उसी तरीके से झारखंड पीजीटी के स्ट्राइक पॉइंट कौन से होंगे, क्योंकि एक बात याद कर लो साथियों, जीत उसी की होती है जो हमेशा सीखने की क्षमताएं रखता है। जीत उसी की होती है जो हम हमेशा सीखने की क्षमताएं रखता है, और सीखने के लिए उसे किसी से भी सीखना पड़े तो अपने पास उस चीज को ग्रेस्प कर लेना चाहिए। तो आज मैं जो पॉइंट बताऊंगा, तो आप मुझसे वादा करिए कि इन पॉइंट्स को पढ़ करके जरूर जाएंगे। ये मैंने पॉइंट्स अपने पास नोट किए हुए हैं, और इन पॉइंट्स के हिसाब से ही मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपसे बात करेंगे। यानी कि सबसे पहला, अगर मैं आपसे बात करता हूँ, स्क्रीन पर आ जाइए और देखिएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ और क्या समझाना चाहता हूँ। उन सब चीज़ों को समझने की कोशिश पूरी करिएगा। जैसे कि मैंने अपनी स्क्रीन पर शो कर रखा है, कि झारखंड का पीजीटी स्पेशल सिलेबस। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, नंबर वन, सबसे पहले मैं यहीं पर आपसे शुरुआत कर लेता हूँ। सबसे पहली शुरुआत हमारी यहीं पर होगी। थोड़ा सा व्यू डाउन करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वाकई में सिलेबस होना क्या चाहिए, सिलेबस की क्या धारोमदार होनी चाहिए। सब चीजें आपको बहुत प्रॉपर वे में दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ना, यहाँ पर जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो भी आपको सिखाता हुआ चलूंगा। तो आइए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन मेरा सिलेक्शन है, आपकी जीत मेरी जीत है। आप जीतेंगे, खुशी मुझे बहुत होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही है नंबर वन। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा है, आप नोट करते जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो लंबी जरूर जाएगी। स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, और इसी में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी इन्होंने जोड़ रखा है। पीरियोडिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज भी जोड़ रखा है, और साथ में ही इन्होंने यहीं पर केमिकल बॉन्डिंग भी जोड़ रखा है। तो इसका मतलब है कि जो सिलेबस है, वो ये तीन चैप्टर की जो बॉन्डिंग है वो इन्होंने आपस में कर दी है। इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन चैप्टर्स में क्या पढ़ के जाना, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं, क्या पढ़ करके जाओगे कि आपको बेनिफिट हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टॉपिक में आपको जो पढ़ना है वो है डी ब्रॉगली की इक्वेशन। यानी कि सबसे नंबर वन पे आपको यहाँ पर डी ब्रॉगली की इक्वेशन पढ़ लेना है। अब डी ब्रॉगली की इक्वेशन जो है वो आपके लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन दे करके मानेगी। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू ओ वी होता है। इस पर भी क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो मैं बता रहा हूँ वो तो बिल्कुल ही रट लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ, यानी कि यहाँ पर सिग्निफिकेंस नोट कर लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। इन दोनों की सिग्निफिकेंस तो जरूर ही पढ़ लीजिएगा। रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन भी पढ़ लेना। यहाँ पर बता रहा हूँ, पेपर यहाँ का जो लेंथ होगा, रेडियल वेव फंक्शन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर रेडियल वेव, थोड़ा सा इधर कर दूं, नहीं तो हो सकता है आपको न दिख रहा हो, तो मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा फोटो आ रहा हो, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ में हूँ ना। तो यहाँ पर रेडियल वेव फंक्शन की बात कर लेता हूँ। रेडियल वेव फंक्शन, इसको नोट कर लीजिए, रेडियल वेव फंक्शन को नोट कर लीजिए। और चौथा पॉइंट आप मेरे हिसाब से एंगुलर वेव फंक्शन, तो अब आप अभी के अभी नोट कर लो, एंगुलर वेव फंक्शन नोट कर लो, और ये अभी के अभी नोट करो, बिल्कुल कहीं जाना नहीं है। ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन 101% रखा हुआ मिलेगा, इतना वादा है मेरा आपसे। दूसरे आगे बढ़ लेते हैं टॉपिक पर। देखिए आगे हमें क्या करना है,
देखिए जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट टर्म्स और टॉपिक्स हैं उनकी ही विशेष बात करेंगे, सबकी बात नहीं करने वाला हूँ। दूसरी चीज है कि अगर आप चाहते हो तो एक चीज और कर लेना कि आफबाउर हुन्स के रूल का जो एप्लीकेशन है वो पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 5वां पॉइंट दे रहा हूँ, हुन्स हुन्स और आफबाउ आफबाउ हुन्स रूल और आफबाउ प्रिंसिपल आफबाउ प्रिंसिपल, इनका आप एप्लीकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग, और इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग में भी कौन से, जो कैटायन एनायन हो, जैसे जिंक डाई पॉजिटिव जरूर पढ़िएगा, क्रोमियम ट्राई पॉजिटिव पढ़िएगा, आयरन डाई पॉजिटिव पढ़िएगा, और इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए आयरन ट्राई पॉजिटिव, स्कैंडियम ट्राई पॉजिटिव, टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव। इस तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूं इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि फिर आपका सिलेक्शन में बहुत आसानी भी हो जाएगी। इस बात का भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से इतना ध्यान दीजिएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में कुछ मत करना, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में जितना बताऊं पढ़ के चला जाना। एक्सेप्शंस याद रखना, एक्सेप्शंस याद रखना, और कौन कौन से कहाँ कहाँ के एक्सेप्शन याद रखोगे। नंबर 1 आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक्सेप्शन याद रखिएगा, और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एक्सेप्शन याद रखिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, यहाँ पर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड जरूर पढ़ लीजिएगा। एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को अगर आप पढ़ लोगे ना तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन 101% मिलेगा। अब वो चाहे पी ब्लॉक के हो, ये मत कहना सिलेबस में नहीं सर पी ब्लॉक तो मैं भी जान रहा हूँ सिलेबस में नहीं, लेकिन सिलेबस में ये है कि इनके एसिडिक बेसिक ऑक्साइड पीरियोडिक टेबल तो सिलेबस में है यार, और पीरियोडिक टेबल है तो मतलब सब है। तो फिर इसमें सोचने वाली क्या बात है मेरे झारखंड के प्यारे बच्चों। ये याद कर लो कि अनुसार का अभी तक का जो व्यू आया है, चाहे वो एमपी पीजीटी का रहा हो, चाहे वो यूपी पीजीटी का रहा हो, किसी भी, चाहे वो जीआईसी लेक्चर में तो डिट्टो छपा हुआ था पेपर। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पर फोकस करिए, एक एक चीज नोट करिए बैठ करके आराम से पेन कॉपी लेकर के, बहुत बेनिफिट होने वाला है। 7th पर चले आइए। 7th में एक चीज और ध्यान देना कि पीरियोडिक टेबल में केमिकल जो बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग मतलब इसी से जुड़ा हुआ, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में खासकर एप्लीकेशंस देख लीजिएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, अब चाहे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी क्यों ना चली जाए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन सभी देखिएगा, चाहे इनमें किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हो, चाहे वो किसी आयन की बात कर रहा हो। तरीका मैंने आपको शायद सुझा दिया था, फार्मूला भी आपको पता होगा, H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस CA। विम का याद रखना, विम का, ठीक है। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब चल लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट जो है, मुझे लगता है एक बॉन्ड ऑर्डर जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलिए। इस पे मैं 100% का साइन बना रहा हूँ, परसेंटेज पहले बनाया ध्यान रहे, इसलिए मैं सब ये करता हूँ, हरकतें मैं जो करता हूँ वो सब इसीलिए करता हूँ कि आपको याद रहना चाहिए। हेट्रोन्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर में मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस में चले जाना, एक O2 प्लस में चले जाना, एक O2 माइनस पढ़ लेना, एक N2 पढ़ लेना, और एक N2 पर पॉजिटिव पढ़ लेना। ये जरूर पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अनुज सर जो कह रहे हैं उनको पढ़िए समझिए। CN को जरूर पढ़ के जाना, CN नेगेटिव को जरूर पढ़ के जाना, ना मिले तो हमसे आकर के कहना। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। इसके बाद आ जाइए, एक क्वेश्चन आपका फजान रूल से मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, एक क्वेश्चन आपको फजान रूल से मिलना चाहिए। ऑर्डर लगाने के लिए आ सकता है, ऑर्डर मतलब अरेंज करने के लिए आ सकता है, अरेंजमेंट का ऑर्डर। आप कहीं पर नोट अगर कर रहे हैं तो फिर नोट करिए और ध्यान से ये टॉपिक पढ़ डालिए सब। और 10वां क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहता हूं कि बॉर्न हैबर साइकिल में NaCl का फॉर्मेशन, NaCl का फॉर्मेशन जरूर पढ़ लीजिए, और NaCl के फॉर्मेशन में
सभी टाइप की एनर्जी यूज हो जाएंगी, जिससे मेन है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को ध्यान से पढ़िएगा, इस पर क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रेजोनेंस, यहाँ की रेजोनेंस एक ही बात। अब आ जाते हैं नंबर 2, यानी कि अगर हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं जिसका नाम है गैसियस स्टेट। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर आपको बता करके जाऊंगा कि आप ये जरूर ये कहने के हकदार न रह जाएं कि अनुसार आपने बहुत हल्का बता दिया, इतना तो कोई भी बता देगा। झारखंड से वादा करता हूँ कि क्वेश्चन दूंगा, 100% दूंगा। बिल्कुल आपको ये वीडियो क्वेश्चन दे करके जाएगी। टॉपिक अगर आपको पता लग गया तो फिर मान के चलिए कि आपको मिलेगा क्वेश्चन। एक तो आप नोट कर लो, अभी के अभी नोट कर लो, कहीं जाओ मत। नोट ये करो कि सबसे पहले तो आपको जो तैयार करना है वो काइनेटिक थ्योरी यानी काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ लो। काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ लीजिए, ठीक है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसको। नंबर 2, तीनों वेलोसिटी पढ़ लो आप। वेलोसिटी, एक तो आरएमएस, मेरा फार्मूला ध्यान रखना आरएमएस वाला, ठीक है, जो ट्रिक मैंने बताई थी। दूसरी एवरेज वेलोसिटी, इस पे भी क्वेश्चन लगभग और लगभग तय है ना। उसके बाद आपकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट एमपी वेलोसिटी में लिखता हूं इसे, एमपी वेलोसिटी, इसके बारे में आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में एक चीज और याद रखना, इनका जो रिलेशन का रेशियो है, रिलेशन का जो रेशियो है वो भी याद रखना कि पूछा जा सकता है आपसे। यहीं पर आपको एक चीज और नोट कर लेनी चाहिए, जो आपकी वैंडर वॉल गैस इक्वेशन है। पहले तो मैं मैक्सवेल थ्योरी बता दूं, मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो जरूर पढ़ लीजिएगा, MAXWELL, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसको आप पूरा पढ़िएगा, फुल डिटेल पढ़ के जाइएगा, मेरी वीडियो भी देख लीजिएगा, और साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैंडर वॉल लिख लो, इस पे वैंडर वॉल के आगे लिख डालो कि आएगा। लो, मैंने लिख भी दिया है, डर नहीं लगता है मुझको कुछ भी बोलने में, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब आपके बहुत सारे ऐसे मित्र साथी होंगे जो हमारी वीडियोस को, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार अनुसर से हम जुड़े थे, अब नहीं जुड़े रह गए, अनुसर हमें जोड़ नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ल्यूकीफैक्शन ऑफ गैसेस में, ल्यूकीफैक्शन में आप मेन कुछ मत पढ़ना। ल्यूकीफैक्शन के अंदर जो है, ल्यूकीफैक्शन स्पेलिंग सही कर दूं, FACTION, ल्यूकीफैक्शन, ठीक है, LUQIFACTION, मैं तो बोलता हूँ ऐसे। ल्यूकीफैक्शन में मेनली आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ना है, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, इतनी चीजें जरूर पढ़ के जाइएगा, तब आपको आनंद जरूर आएगा। तो बहुत ज्यादा नहीं बताया है मैंने आपको, मेन वैंडरवॉल गैस इक्वेशन और ये सब पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद चले आइए, उसके बाद अगर आप आते हैं तो तीसरे टॉपिक जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। एक एक बता दूंगा, अगर ना मिले तो बता देना। सॉलिड स्टेट 100% क्वेश्चन यहाँ से रखा मिलना है भैया, छोड़ के मत जाना। अनुसर को याद करोगे कि कोई टीचर आया था और हमें बता के गया, भले हमने उसकी बातों को नहीं माना, लेकिन ना, टीचर तो टीचर है, बताएगा। सबसे पहले आपको इसमें ब्रैग्स इक्वेशन सबसे पहले पढ़ के जाना, भूलना नहीं। और ब्रैग्स इक्वेशन के ऊपर, ब्रैग्स इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन तैयार कर लेना, न्यूमेरिकल कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज आप इसमें एक चीज और पढ़ लेना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं किसी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकता हूं, जिसका नाम है मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा आप देखोगे तो सिलेबस में दिखाई नहीं देगा, तो आप कहोगे सर ये तो सिलेबस में ही नहीं, लेकिन ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको पढ़ करके जाना चाहिए, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ लेना जिसका नाम है रेडियस रेशियो, ये टॉपिक आप जरूर पढ़िएगा। बाकी चाहे कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, इस पर भी क्वेश्चन आपको मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट है पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी किसकी कितनी होती है, पैकिंग इफिशियंसी किसकी कितनी होती है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, है ना। पैकिंग इफिशियंसी बोल रहा हूँ तो लिखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। पैकिंग इफिशियंसी, और पैकिंग इफिशियंसी के साथ साथ यहीं पर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी पढ़ लेना, बस इतना पढ़ना, ज्यादा इसमें पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नंबर 4 पर आ जाइए, थर्मो। अगर आप ये कहते हो कि सर थर्मो डायनामिक्स में हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा
कि थर्मोडायनामिक्स में आप कुछ मत पढ़ना। बोले अरे यार अनुज सर ये कैसी बात कर रहा है, तो जो बता रहा हूँ वो पढ़ना ना, सब कुछ क्यों पढ़ोगे यार, है सब कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, जरूरत है मेन मेन पढ़ने की। एक तो इसमें नंबर 1 सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिएगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। फर्स्ट लॉ तो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पढ़ना है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गिब्स, है ना, हेल्महोल्ट्ज, MHOLTZ या TS लगा लो जो तुम्हारा मन करे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पढ़ लेना। और नंबर 2 आप इसमें हैश लॉ पढ़ लेना। क्वेश्चन ना आए तो बताना, इन दोनों पर 100% क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता किसी भी कीमत पर। और एक और क्वेश्चन एंथैल्पी का जरूर पढ़ लीजिएगा, थर्ड वाला पॉइंट, यानी कि एंथैल्पी जरूर पढ़ करके जानी है। ENTHALPY यानी कि एंथैल्पी आपको जरूर पढ़ना है। तो यहाँ लिख देता हूँ एंथैल्पी, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी इसमें बहुत स्पॉन्टेनिटी नॉट और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको पता ही, एंट्रोपी चेंजेस पर थोड़ा सा फोकस आपको मेरे हिसाब से और करते चलना है। तो ज़्यादा नहीं, एक एंट्रोपी आप और देख लीजिएगा, इसके एप्लीकेशंस देखिएगा, इन दोनों के तो एप्लीकेशन देखना आप कि कौन सा कंपाउंड कैसे बनता है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगी। और यहाँ पर आपको एंट्रोपी देखनी पड़ेगी, एंट्रोपी, ठीक है। इसके बाद 5वां टॉपिक हमारा आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ केमिकल काइनेटिक्स, लिख देता हूँ केमिकल काइनेटिक्स और साथ में कैटालिसिस। तो यहाँ पर दोनों टॉपिक हैं, दोनों टॉपिक्स में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स में चले जाइए। तो केमिकल काइनेटिक्स में मेरे हिसाब से आपको एक तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन पढ़ लेना, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेना, और फर्स्ट ऑर्डर का ही हाफ लाइफ भी इसी का ही पढ़ लीजिएगा। हाफ लाइफ भी इसी का पढ़ना है आपको, दूसरे का हाफ लाइफ नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें एक चीज और याद रखना कि एक तो कोलिजन थ्योरी, इस पर तो क्वेश्चन लगभग तय है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ कोलिजन थ्योरी, यानी कोलिजन थ्योरी पर 100% क्वेश्चन आएगा, चाहे वो क्यों ना आर्हीनियस इक्वेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो। यानी कि K इज इक्वल टू हो जाता है A e⁻⁻ RT। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंस भी पढ़िएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस भी आपको पढ़ना चाहिए। अब आ जाइए इसी के कैटालिटिक वाले पार्ट में। तो थ्योरी जो हाइड्रोलिटिक की थ्योरी है वो पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से, है ना, बाकी आपको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर मैं 4th लिख देता हूँ मॉडर्न थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, मॉडर्न थ्योरी पढ़ लीजिएगा, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। और एक काम और कर लेना अगर आप चाहो, वो काम क्या है, वो काम ये है कि आप कैटालिस्ट कौन सी रिएक्शन में कौन सा यूज होता है, नेम एंड एग्जाम्पल, नेम एंड एग्जाम्पल पढ़ के जाना। मान लो पूछ लिया V2O5 कहाँ यूज होता है, तो बताना पड़ेगा ना V2O5 कहाँ यूज होता है। मान लो पूछ लिया आपसे पेपर में, ये बताइए प्लेटिनम कहाँ यूज होता है, बताना पड़ेगा आपको, है ना। NO कहाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड कहाँ यूज होता है, ये सब कैटालिस्ट आपको बताने पड़ेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन सा कैटालिस्ट कहाँ यूज होता है, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर नोट करिएगा नेम एंड बोलो क्या याद करना है, नेम एंड कौन सी रिएक्शन है कैटालिस्ट की, उसका यूज क्या है, नेम एंड यूजेस कर दूं, नेम एंड यूजेस कर देता हूं, नेम एंड यूजेस, है ना। चलिए कहाँ यूज हो रहा है, उनका नाम क्या, फार्मूला क्या है, बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं लगातार इंडिकेट करता चल रहा हूँ, एक तो याद कर लेना। और दूसरी चीज आपको ये भी याद करना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो नंबर कौन सा है, 6 टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ हेडिंग बना लेता हूँ मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग बना लिया। अब भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बोले शर्मा जी क्या आएगा, तो शर्मा जी की बातें सुन लो ध्यान से, शर्मा जी गलत कभी नहीं बोलते हैं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टॉपिक आने का चांस है वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने नोट करके रखा हुआ है अपने पास, एक तो है नंबर 1 मोलर कंडक्टेंस, मोलर और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
एक तो शर्मा जी ये आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कंडक्टेंस, TANC, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। दूसरी आपको एक सेल कांस्टेंट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। सेल कांस्टेंट बहुत ढूंढ करके लाया हूँ, कांस्टेंट, ये सब टॉपिक बहुत नोट करें पुराने पेपर को देख करके कि आखिरकार हम कैसे नोट करें कि कहाँ से आ सकता है। उसके बाद आपको कंडक्टेंस के फैक्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, फैक्टर्स पढ़ने हैं आपको, कंडक्टेंस के फैक्टर्स पढ़ने हैं। ध्यान दीजिए ये फैक्टर्स भी आपको याद रहने चाहिए। नंबर 4 पर आ जाइए, डिवाई हकलॉन सागर थ्योरी और ट्रांसपोर्ट नंबर लिख लो, आएगा बिल्कुल 100% आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसपोर्ट नंबर लिख लीजिए, ट्रांसपोर्ट नंबर लिख लो। उसके बाद डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी लिख लो, डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी, DEBY, डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी। तो डिवाई हकल ऑन सागर थ्योरी को याद रखिएगा। और साथ में ही आपको एक चीज और बता दूं कि किसी भी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू निकालना, उसका बफर एक्शन मैंने खूब पढ़ाया है। बफर एक्शन क्या होता है ये पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरीके से। और लास्ट में नस्ट इक्वेशन के फार्मूला और उसका एप्लीकेशन पढ़ के चले जाइएगा, काम आपका हो जाए। नस्ट इक्वेशन, बाकी झंझट छोड़ दीजिए, नस्ट इक्वेशन और उस पे फार्मूला पढ़ लेना, फार्मूले के एप्लीकेशन जरूर पढ़िएगा, इसके एप्लीकेशन की इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस चीज को भी आप नोट कर लो कहीं पर, है ना। उसके बाद आ जाइए ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एंड मेटल्स, तो यानी कि 7th पॉइंट पे आ जाते हैं, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आखिरकार ये क्या करना है, देखिए इसमें एक तो आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी होते हैं उनकी आइसोमेरिज्म, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपको IUPAC याद रखनी है। इसी का आपको आइसोमेरिज्म अगर आप चले जाते हो तो केवल यहाँ पर एक तो EZ सिस्टम पढ़ लेना और एक RS सिस्टम पढ़ लेना, इनमें से आपको, यानी कि ES और RS जो है वो वहाँ है, ऑर्गेनिक में है, दिमाग ऑर्गेनिक में चला गया। यहाँ पर एक ऑप्टिकल पढ़ लीजिएगा, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल पढ़ लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल। तो यहाँ पर एक फेसियल और मेरिडोनियल जरूर पढ़ करके जाइएगा, फेसियल और मेरिडोनियल, ठीक है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, तब आपका काम बन जाएगा ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर चाहते हो तो एक तो वर्नर्स की कोऑर्डिनेशन थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ हेडिंग बना देता हूं मैं आपकी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, एक क्वेश्चन की उम्मीद मुझे यहाँ से भी दिखाई दे रही है, ठीक है। और दूसरा इसमें तीसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और शेप क्या हो सकती है, इसको पढ़िएगा। और चौथा D6 और D4 में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग CFT के अकॉर्डिंग, इसको भी पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, एक तो F ब्लॉक में केवल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना, कुछ मत पढ़ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डी ब्लॉक में आप केवल एक्सेप्शंस पढ़ लेना, और एक्सेप्शंस में क्या पढ़ोगे, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट के एक्सेप्शन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक यहाँ पर बेटा मिक्स्ड मेटल और देख लेना पड़ेगा आपको, MISCH मिक्स्ड मेटल और देख करके जाना चाहिए, मेरे हिसाब से मिक्स्ड मेटल जरूर देखिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का देख लेना एक्सेप्शन, और साथ ही साथ एक्सेप्शन इनके रेडियस का भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, रेडियस का ऑक्सीडेशन, रेडियस का एक्सेप्शन, ऑक्सीडेशन स्टेट का एक्सेप्शन, इतना पढ़िएगा आप,
इसमें ट्रांजिशन मेटल्स में। इसके बाद आ जाइए एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, जो मैं बता दूं उतना पढ़ जाना, काम खत्म हो जाएगा आपका। यानी कि अगर मैं बात करता हूं आपसे 8वें टॉपिक की, जिसका नाम है एक्वस और नॉन एक्वस, यानी कि नॉन एक्वस है ना, एक्वस तो है ही नहीं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। अब ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट पर आपको क्या पढ़ करके जाना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें नॉन एक्वस में एक तो आपको रिएक्शंस लिक्विड अमोनिया और एक SO2 की जरा ज्यादा ध्यान लीजिएगा। तो रिएक्शन ऑफ, मैंने बताई भी, रिएक्शन ऑफ लिक्विड अमोनिया की याद रख लीजिएगा, और एक SO2 और पढ़ लेना। इन दोनों पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको बिल्कुल फोकस करके जाना है ध्यान से, ठीक है। इसको कितने तरीके का होता है बस इतने टाइप्स पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, है ना, और बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद यहाँ से नोट करो 2 क्वेश्चन 100% फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चन आना है, और फोटो केमिस्ट्री और स्पेक्ट्रोस्कोपी मिल के आएगा, ये बात ध्यान देना। फोटो केमिस्ट्री प्लस स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन आपस में मर्ज होगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्वेश्चन आए तो जरूर देख लेना। जैसे कि यहाँ पर एक सिंगलेट और ट्रिपलेट की कंडीशन आ सकती है ना, ये बात ध्यान देना। फ्लोरिसेंस और है ना, और उसके बाद ग्रोथस ड्रॉपर लॉ आ सकता है। तो नंबर 1 आप तो ग्रोथस ड्रॉपर लॉ पढ़ लेना, ग्रोथस ड्रॉपर लॉ पढ़ लीजिएगा, एक तो ये पढ़ लेना। दूसरा स्टार्क आइंस्टीन इक्वेशन जरूर पढ़ के जाइएगा, या लॉ जिसे बोलते हैं स्टार्क आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन लॉ जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसी में फोटो केमिस्ट्री में। और साथ में इसमें नंबर 3 पे आ जाइए, आपने एक पढ़ा होगा सिंगलेट और ट्रिपलेट वाली जो कंडीशन थी, उसको भी कितने टाइप की होती, वो ट्रांजिशन स्टेट में जिसे बोलता हूँ, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट, इसको आप जरूर पढ़ लेना, जिसमें आपको सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, ठीक है, जो ट्रांजिशंस होती हैं उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और एक चीज और नोट कर लो लास्ट में, क्वांटम यील्ड पर क्वेश्चन आ सकता है, क्वांटम यील्ड पर क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर आपको मेन क्वेश्चन जो मिलने के चांस है वो इन 2 टॉपिक पर है, जिनको मैंने नीचे टिक कर दिया है, ध्यान दीजिएगा, भरोसा रखिए और उम्मीद भी रखिए कि मैं आपको जो बताऊंगा उसमें से बहुत कुछ मिलना चाहिए। नंबर 10 पे आ जाइए, सॉफ्ट हार्ड एसिड में से सॉफ्ट हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट अगर मैं कहता हूं, तो यहाँ केवल एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, बाकी मुझे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं। आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल हार्ड एसिड का है, कौन सा एग्जाम्पल हार्ड बेस का है, कब रिएक्शन जब इनकी होगी तो क्या बनेगी, इस चीज में हार्डनेस सॉफ्टनेस पे रिएक्शंस आ सकती हैं, जो मैंने नोट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता ही दिया केमिकल बॉन्डिंग में, ऊपर बता ही चुका हूँ कि एक तो ऑर्गेनिक वाली स्ट्रक्चर में बात करता हूं, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड बाइंडिंग जिसे बोलते हैं, इन्होंने नाम दिया स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग या बाइंडिंग एक ही बात है। इस पर अगर मैं बात कर लेता हूं तो भैया मेरे प्यारे साथियों, एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एक तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ के चले जाना, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लेना मेरे बच्चों, कॉन्जुगेशन, ठीक है। और दूसरा पढ़ लेना, यहीं पर आपको पढ़ लेना चाहिए एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी पढ़ लेना चाहिए। इस टॉपिक को तो मैं कम ही छोड़ पाऊंगा। इसमें तीसरा इंडक्टिव इफेक्ट पर एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, इसके एप्लीकेशन भी आपको पढ़ डालना चाहिए। तो ये टॉपिक 100% कम से कम 5 क्वेश्चन का दायरा लेकर के ये चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, कतई छोड़ना नहीं किसी भी कीमत पर, ठीक है। उसके बाद चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर किसमें पैदा होता है, तो 4th पॉइंट आपको चार्ज ट्रांसफर भी पढ़ लेना चाहिए, चार्ज ट्रांसफर, ट्रांसफर भी पढ़ लेना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक कैटायन यानी कार्बो कैटायन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, और साथ में कार्ब एनायन, कार्ब एनाइन, इसको एप्लीकेशन इसके बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एप्लीकेशन इसके बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा, इनके एप्लीकेशंस कहीं भी किसी भी समय किसी भी फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है।
ठीक है। इसके बाद चले आइए, एक चीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पीछे बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर एक 100% एप्लीकेशन रखा मिलेगा। वेंडर वॉल गैस इक्वेशन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब कर ही लोगे। हाइब्रिडाइजेशन बता ही चुका हूँ, कोई जरूरत है नहीं आपको। मैकेनिज्म अगर आपको पढ़ के जानी है तो मेरे हिसाब से मैकेनिज्म जो पढ़ लेना आप, वो मैकेनिज्म एक तो आप पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से, जो मुझे समझ में आ रहा है, एक तो SN1 और SN2। SN2 की मैकेनिज्म 100% कुछ ना कुछ मिलेगा, चाहे वो अरेंजमेंट करवा लें। ठीक है। दूसरा आप कार्बीन वाला पढ़ लेना, कार्बीन और एक नाइट्रीन, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। बाद में ये मत कहना सर आपने मुझे बताया नहीं था। उसी के साथ में मैकेनिज्म में E1 और E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म भी पढ़ लेना। ठीक, इनमें से क्वेश्चन लगभग और लगभग तय हो चुका है कि आना ही है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए 13 पर, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात आओ। स्टीरियो केमिस्ट्री में एक तो मैं जो आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करके चलना। एक तो आपको स्टीरियोजेनिक सेंटर, है ना, स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जो क्वेश्चंस हैं उनको कर लीजिएगा, है ना। और उसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में RS और EZ सिस्टम पढ़ के जाना। बहुत ज़्यादा इसमें आप परेशान नहीं करूंगा यहाँ पर। एक तो RS सिस्टम पढ़ लीजिएगा और उसके बाद DL सिस्टम भी मैंने खूब समझाया, दोनों बहुत ध्यान से पढ़ लेना, है ना। और इसके बाद आपको EZ सिस्टम भी पढ़ लेना है, तो यहीं पर मैं ज्योमेट्रिकल में है, EZ सिस्टम भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें कन्फर्मेशंस में जाना। दूसरा कन्फर्मेशंस में जब जाइएगा आप, कन्फर्मेशन में जाइएगा तो कन्फर्मेशन में आपको जो पढ़ लेना है वो ब्यूटेन का मेरे हिसाब से पढ़ के जाना, और एक साइक्लोहेक्सेन का पढ़ लेना, बस साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों के कन्फिग्रेशन पढ़ लेना। समय अगर ज़्यादा हो तो पूरा पढ़िएगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस आपको करना है। उसके बाद आपको इस एक तो स्पेसिफिक रोटेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, स्पेसिफिक रोटेशन जो इसमें बच रहा था। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड OMG, तो OMG जो टॉपिक है, इस ओ माय गॉड मत समझना, OMG ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में एक तो गिलमेंस रिएजेंट, ठीक है, जरूर पढ़ के जाना गिलमेंस रिएजेंट क्या होता है ना। और बाकी RMGX की जो मैंने रिएक्शंस कराई हैं उनको पढ़ लेना, जिसमें मेन जो होती है वो एल्डिहाइड की है, एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शंस हैं। दूसरी रिएक्शन इनकी जो है वो अगर कॉमनली बात करना चाहो तो एस्टर की इक्वेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और चौथी इक्वेशन में अगर जानना चाहो तो वाटर से भी रिएक्शन पढ़ करके चले जाइएगा, मिलेगी आप। और बाकी लिथियम और जिंक में मैंने आपको बताया गिलमेंस रिएजेंट और कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, RMGX में से। ठीक है। और Li अगर मान लीजिए आपने लिया है RLI और मान लीजिए आगे कोई भी कंपाउंड है उसी के साथ में, तो केवल RLI तो होता ही है, इसके साथ कोई कंपाउंड बनाए तो उसकी भी रिएक्शन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है। इनोलेट्स में जब आपको जाना है तो इनोलेट्स में केवल हाइड्रोजन पढ़ लेना, एसिडिक हाइड्रोजन और उसकी एक्टिविटी पढ़ के चले जाना। क्वेश्चन 100% मिलेगा, कोई नहीं बचा सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स पे चले आइए, तो अगर मान लो 16 पर चले आते हैं तो एक तो कार्बोहाइड्रेट और पॉलीमर अभी बता रहा हूँ आपको। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स में आपको भैया क्या ध्यान देना है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स में मैं आपको बताऊं, जो आपको नोट करना है, एक तो ईपीमर्स याद रखिएगा, ईपीमर्स याद रखना। उसके बाद आपको दूसरा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज याद रखना पड़ेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ लीजिएगा। और तीसरा इसमें आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की मैकेनिज्म आपको पढ़ लेनी है, फ्रक्टोज की मैकेनिज्म पढ़ लेनी है। और साथ ही साथ आपको म्यूटा रोटेशन, एक मैंने बता ही चुका हूँ, ऊपर भी बता चुका हूँ, म्यूटा रोटेशन पर 100% क्वेश्चन तय है। ठीक है। और बाकी इंटर कन्वर्जन पढ़ लेना, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज का ग्लूकोज में, यानी एक ओसाजोन फॉर्मेशन और सिक्स्थ वाला मैंने आपको बताया कन्वर्जन। ठीक है।
ये चीज पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल छोड़ना आपको नहीं किसी भी जगह पर, ये बात। बाकी मुझे जो लगा मैंने नोट किया हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए पॉलीमर्स पर। अगर पॉलीमर्स में कोई कहता है तो फिर मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उतना ही पढ़ के चले जाना, 100% उसमें से आ जाएगा। वैसे विशेषकर मैं बता दूं, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर पढ़ लीजिएगा, और नेचुरल रबर के साथ में दूसरा पीएचबी भी पढ़ लीजिएगा, पीएचबी वी, ठीक है, पीएचबी भी पढ़ लीजिएगा। और किससे जो है हार्ड बनाए जाते हैं, पॉलिस्टर है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड है, यूरिया है, ये सब पढ़ लेना। और इसमें कैटलिस्ट जिगलर नाटा वाला नाम जरूर याद रखिएगा, जिगलर, जिगलर है ना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद रखना। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, ZEIG, जिगलर नाटा, जैसे लग रहा है छोटा सा बच्चा, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ लेना। और इसमें बहुत खास चीज नहीं है कोई, है ना, विनाइल कंडेंसेशन एडिशन पॉलीमराइजेशन की मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। इसके बाद आ जाइए कंपाउंड्स स्टडी जो करनी है, वो आपको कौन कौन से करने हैं। एक तो एल्केन, एल्केन्स समझिएगा ध्यान से, एल्केन्स में मेनली सब्स्टिट्यूशन में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, बस फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन पढ़ना, एक तो ये कर लीजिएगा। साइक्लो एल्केन में केवल बेयर स्ट्रेन थ्योरी जो मैं ऊपर बता चुका हूं, तो साइक्लो एल्केन में बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, इतना पढ़ के जाइएगा। एल्कीन्स में चले आइए, एल्कीन्स, चलिए एल्कीन्स की बात मैं कर लेता हूं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जैसे मैं खाली बोल रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कहीं पर मैकेनिज्म, एक तो हाइड्रोजन मैकेनिज्म अगर आप देखो तो जिसमें डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म आपको पढ़नी पड़ेगी, हॉफमैन्स एलिमिनेशन की मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी आपको। यहीं पर ओजोनोलिसिस को ध्यान देना है, हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ना पड़ेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्सिलेशन, पढ़ करके जाइएगा, छोड़िएगा किसी भी कीमत पर नहीं, ये मैं पहले ही आपको बताए दे रहा हूँ, बाद में मत करना। सेडजेफ रूल जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर एक तो मैं आपको बताऊं, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ लो, मेन में एलिमिनेशन, एक यहाँ पर पढ़ना है आपको एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आपको पढ़ना है हाइड्रेशन की मैकेनिज्म पढ़नी है, हाइड्रेशन पढ़ना है, और डिहाइड्रेशन दोनों पढ़िए, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन दोनों पढ़ लीजिएगा, ठीक है, छोड़ना किसी कीमत पर नहीं है, जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इस समय। इसके बाद इसमें सेडजेफ रूल को भी मत छोड़ देना, सेडजेफ रूल नहीं छोड़ना है, सेडजेफ रूल 100% क्वेश्चन आएगा इसमें से। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि यहीं पर अगर आप जाते हो तो एलाइलिक विनाइलिक पोजीशन पर अटैक जो है वो जरूर पढ़ लेना, एलाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक अटैक जरूर पढ़ लीजिएगा, एलाइलिक विनाइलिक अटैक जरूर पढ़ लेना, ध्यान देना है आप, ठीक है। पॉलीमराइजेशन में बता ही चुका हूँ, एरोमेटिसिटी में मैं आपसे कह ही चुका हूँ, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एरोमेटिक में हकल रूल कतई छोड़ना नहीं, एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी में आपको पढ़ लेना है हकल्स रूल, हकल्स रूल पढ़ लेना है। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है, और एंटी एरोमेटिक, एक क्वेश्चन नोट कर लो, एंटी एरोमेटिक क्वेश्चन नोट कर लो, आना है बिल्कुल 100%, कोई माई का लाल नहीं जो रोक लेगा क्वेश्चन को, यार ऐसी बात करते हो, जिंदगी इसी का नाम है कि हम चलते रहें, कठिनाइयां जब तक नहीं आएंगी जीने का मजा ही कहां से आएगा। पास होने का आनंद तभी मिलता है जब फेल होकर पास हो। जो लोग सफलता यूं ही पा लेते हैं उनको जीवन में बहुत आनंद नहीं आता, वो फिर जिंदगी को, मैंने इस गवर्नमेंट जॉब को पाने के बाद भी लगातार स्ट्रगल करता हूँ, आपको ये सब कुछ देता हूँ, पैशन बनाया मैंने अपना, क्योंकि ये पैशन अगर मेरा खत्म हो गया तो फिर इस जॉब का कोई मतलब नहीं,
कितने केमिस्ट्री के लेक्चरर गवर्नमेंट के आए और चले गए इस धरती पर, जानता नहीं। कितने स्कूल के टीचर्स होंगे जिनका कोई वजूद नहीं, जिन उनका वजूद स्कूल और घर और आखिर में सोना, इसके बाद तीसरा उनका कोई वजूद नहीं है। तो ऐसा जीवन जीने से तो व्यर्थ है, ऐसा जीवन जीने से अच्छा तो चले जाओ। तो जीवन ऐसा हो जो किसी के काम आए, जीवन ऐसा हो जो किसी को सफलता दे, जीवन ऐसा हो जो किसी को दिशा दे, और जीवन ऐसा हो जो किसी की दिशा को बदल। तो इन सब उम्मीदों के साथ मैं चाहूंगा कि आपको जो मैं बता रहा हूँ इस पर फोकस लगातार आप बनाए रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान देना, सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स भी पढ़ लीजिएगा, सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स, ये जरूर पढ़ के जाना, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। अब मैकेनिज्म देख लेना एक बार, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी पढ़ लेना, फ्रीडल क्राफ्ट पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ लीजिएगा, बर्च रिडक्शन। तो यानी 21वां टॉपिक में अगर कहूँ आपसे तो एक फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ लेना, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपको बर्च रिडक्शन जरूर आएगा, ये बर्च रिडक्शन समझ लो, बर्च रिडक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और पिनाकोल पिनाकोलोन पढ़ लीजिए, पिनाकोल समझ जाएंगे ना हेडिंग, पिनाकोलोन समझ जाइएगा। एक मानिक रिएक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, मानिक रिएक्शन जरूर पढ़ लेना। और क्लीमेंसन रिएक्शन तो मेरे हिसाब से आप सब देख ही लेना, लेकिन जिन पर मैं बात कर रहा हूँ, एक क्लेजन कंडेंसेशन देख लेना, बहुत जरूरत नहीं, रिफॉर्मेट्स की जरूर देख करके जाइएगा, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जरूर देख लेना। बाकी आपको मैं बताऊं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऊपर ही बता दिया था कि क्वेश्चन फोटोकेमिस्ट्री के साथ मर्ज होकर आने के चांस हैं। फिलहाल स्पेक्ट्रो में एक तो एनएमआर पढ़ लीजिएगा, जहां पर सिग्नल निकालने की बात आती है, और फार्मूला और सिग्नल निकालना पढ़ लीजिएगा। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में रीजन पढ़ लेना, किस रीजन से ये बिलोंग करता है वो पढ़ लीजिएगा। मास और ईएसआर कहाँ कहाँ अप्लाई होती है, इसको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, और झारखंड के जितने भी साथी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक छोटा सा निवेदन है, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो फिर आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, अपना बैच 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी एक शब्द किसी शिक्षक का जिंदगी बदल देता है। मैं नहीं कहना चाहता कि मैं बदल सकता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर करूंगा कि आपका लाइफ स्टेबल हो जाए, आप अपने समाज में एक अच्छे शिक्षक की नज़र से देखे जाएं, और ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि झारखंड पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो और झारखंड का एग्जाम आपका बढ़िया हो। इन सभी उम्मीदों के साथ ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि अगर 1 महीना थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो सिलेक्शन उनका पक्का है। और अपना बैच चल रहा है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, लीव कर दिया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग लीव ना करें और 1 महीने के लिए ज्वाइन कर लें। हो सकता है आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि सिलेक्शन 10-20 क्वेश्चन से नहीं रुकता है, सिलेक्शन 1 2 3 4 5 इससे ज्यादा से नहीं रुकता है। कोई कहता है मेरा 1 क्वेश्चन रह गया था, कोई कहता है कि मेरा जो है 2 क्वेश्चन रह गया था, कोई कहता है यार जरा सा बस पूछो मत यार, 1 क्वेश्चन हो जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये सब चीजें तभी संभव होती हैं जब आप इन चीजों को बड़ा ध्यान से, गौर से सुनते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि ये जितनी भी चीजें हैं ये सब आपने नोट कर ली होंगी, और नोट करने के बाद कॉपी पेन से अपने पास भी नोट किया होगा, जिससे कि आप कामयाब हो सके, आप आगे बढ़ सके। और इस उम्मीद से पढ़िएगा, क्योंकि उम्मीद पॉजिटिव होनी चाहिए, और पॉजिटिव उम्मीद इंसान को हमेशा आगे ले जाती है, निगेटिव एनर्जी पीछे खींचती है। आप में कितनी पॉजिटिव एनर्जी है, वही आपके सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप ये भी मुझे बताइएगा कि आपने दोस्तों को शेयर किया या नहीं। थैंक यू।